नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। तेल के दाम भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन रूस ने भारत के लिए अपने तेल के द्वार खोल दिए हैं और काफ़ी कम दामों पर सस्ता तेल देने का ऑफर किया है। भारत इस ऑफर को स्वीकार तो करना चाहता है, मगर रिस्क भी हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रॉकेट और बमों की बौछार से यूक्रेन में भले ही तबाही मची है, लेकिन रूस की सांसें भी अब उखड़ने लगी है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक सेहत भी सिकुड़ने लगी है। इस जंग के इतर रूस अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के रास्ते तलाश करने लगा है। इसके लिए रूस ने भारत को सस्ता क्रूड खरीदने का ऑफर भी दे डाला है, जिस पर भारत विचार कर रहा है। इस ऑफर के तहत भारत से रूस 27 से 30% सस्ता क्रूड खरीदने की सोच रहा है। क्रूड के अलावा रूस ने दूसरी कमोडिटीज भी सस्ते में बेचने का ऑफर दिया है, जिसका लेन देन रुपये रूबल में किया जा सकता है। भारत और रूस के बीच क्रूड ट्रेड काफी छोटा है। भारत अभी 2 से 3% क्रूड ही रूस से खरीदता है, लेकिन कच्चा तेल बीते दिनों 40% से ज्यादा महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीदता है तो उसके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत का एनर्जी बिल कम होगा। लेकिन भारत के लिए रूस से कच्चा तेल और दूसरी कमोडिटीज डिस्काउंट पर खरीदना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के माहौल में रूस से क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन रूट आसान नहीं है। इंपोर्ट के लिए कार्गो की दिक्कतें भी बड़ी हैं। इस माहौल में बैंक शिपमेंट का इंश्योरेंस करने से भी बच रहे हैं। रूस में भारतीय कंपनियों को यूएस बैंक से शिपमेंट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा खुद रूस में मौजूद साखलिन-1 प्रोजेक्ट से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के ऑफर के लिए कोई बोली नहीं मिल पा रही है। हालांकि ओवीएल ने कहा है कि भारत सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को साखलिन-1 क्रूड खरीदने के लिए निर्देश दे। एक तरफ अगर सस्ता क्रूड है तो दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिबंध हैं। अब देखना यह है कि अगर भारत इन दोनों को कैसे बैलेंस करता है। भारत अगर इस पजल का हल निकाल लेता है तो इसका फायदा देश की आम जनता को भी मिल सकता है। भारत ये चाहता तो है कि रशिया से सस्ते क्रूड खरीदे जाएं, उसके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके रास्ते में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। रशिया ने ये ऑफर दिया है कि 27 से 30% के डिस्काउंट पर वो क्रूड भारत को दे सकता है और भारत को अपनी खरीदारी बढ़ानी चाहिए, लेकिन कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। मोटे तौर पे देखें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है उसको अलग भी रख दें, उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में सेफ ट्रांसपोर्ट रूट हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET 9 स्वदेश। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है रूस से मदद लेने पर। पूरे मुद्दे को समझेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व पेट्रोलियम सचिव अनिल राजदान साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय से चल रही हैं, हमने अभी अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी कि रूस ऑफर तो कर रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से नेक्स्ट कदम क्या हो रहा है? क्या आपके पास कोई ताज़ा अपडेट है कि सरकार आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सरकार के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है और इसमें तमाम तरह के जो विकल्प हैं उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है इस वक्त अमेरिका के साथ और यूरोपियन नेशंस के साथ, और साथ ही साथ रशिया ये ऑफर दे रहा है। भारत की अपनी ज़रूरत भी है एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, और अगर इसके समाधान निकाल भी लिए जाते हैं तो भी जो बड़ी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल होगा। और जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आप शिपमेंट का फैसला करते हैं तो फिर आपको इंश्योरेंस कहां से हासिल होगा, साथ ही साथ जो सेफ रूट क्या होगा जिसके जरिए आप क्रूड मंगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडियन कंपनीज हैं वहां पे एक्सप्लोर कर रही हैं क्रूड, उनके लिए बायस नहीं मिल रहे हैं और मजबूरन उन्हें भारत सरकार से ही अप्रोच करना पड़ रहा है कि वो जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनसे कहें, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOC हो या फिर MRPL हो, कि वो वहां से क्रूड खरीदे। ऐसे में भारत अगर फ्रेश ऑर्डर्स देता है
तो कैसे मंगाएगा? क्या जो मौजूदा शिपमेंट है उसी को भारत सही तरीके से हासिल कर पा रहा है? ये भी एक बड़ी चुनौती है और बहुत हद तक ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से भारत को इस पूरे परिदृश्य में जो है एक राहत मिलती है, क्योंकि भारत के ऊपर भी काफी दबाव है अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन नेशंस की तरफ से, कि वो अपने संबंध जो है, व्यापारिक संबंध जो है रशिया के साथ ज्यादा आगे न बढ़ाए। लेकिन भारत को संभल कर आगे कदम बढ़ाना है, बैठ के चल रही हैं। अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। हमारे सोर्सेज जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की, उसमें मंशा तो सीधे जाहिर की कि 30% के आसपास अगर सस्ता क्रूड मिल जाए तो भारत के लिए काफी बेहतर सौदा होगा मौजूदा हालात में। लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा? और साथ ही साथ जो दूसरी कमोडिटीज हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए, कोकिंग कोल की बात कर लीजिए, एलएनजी की बात कर लीजिए, रूस से ये भी भारत इंपोर्ट कर रहा है। खासकर कोकिंग कोल की बात कर लीजिए, एमओयू हो गए हैं, कुछ शिपमेंट्स आए हैं और स्टील कंपनियों की बेहतरी के लिए कोकिंग कोल ज्यादा से ज्यादा रूस से आना बेहतर कदम साबित हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ये संभव होगा, यही एक बड़ी चुनौती है। और ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बातचीत की स्थिति बनी शुरू हुई है, उससे कितने पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलते हैं। बिल्कुल, देखना ये होगा कितने पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलते हैं, जैसा प्रकाश आप कह रहे हैं। अनिल राजदान साहब, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि अगर भारत को ये ऑफ़र जो मिल रहा है इस समय रूस की तरफ से सस्ते तेल का, जैसा कि प्रकाश यहाँ बता रहे हैं, कई सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? कितना फीजिबल है भारत के लिए रूस से सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर पाना? आपने सही फरमाया कि ये ऑफर तो है, मगर इसके साथ जो ट्रेड चैलेंजेस हैं वो भी साथ आ रहे हैं। शिपिंग रूट मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक सी से आ सकता है, मगर पीछे जो मेरी जानकारी है शायद एक कोई रशियन कोई कंसाइनमेंट साउथ कोरिया के रूट से भी आई है, क्योंकि कुछ जो शिप्स हैं वो और डेस्टिनेशंस पे होती हैं। अगर उनके सौदे हो जाते हैं तो वो ठीक रहता है। स्विफ्ट का अभी तक आई थिंक, जहां तक मेरी खबर है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर वो इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। और मगर सिचुएशन सर्टनली टाइट है, बहुत टाइट रोड वॉक करना है बिटवीन द यूएस, जिनके साथ हमारे संबंध पिछले कुछ सालों में, दशकों में गहरे हो गए हैं। मगर हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर कई साल के लिए रूस रहा है, और रूस ने हमारे स्टील और कोल सेक्टर में और शुरू में ऑयल सेक्टर में भी कुछ इनके साथ कोऑपरेशन अच्छी थी, जो कि एक चीज बहुत अच्छा था पहले ट्रेड में। मैं न्यूक्लियर एनर्जी में भी कुडनकुलम प्रोजेक्ट का नेगोशिएशन में मैं इन्वॉल्व था, तो बहुत अच्छे संबंध हैं कई साइंटिफिक और टेक्निकल एरियाज में हमारे। कि हमारा रूपी रूबल ट्रेड होता था, उससे काफी जो इंडियन सामान था उधर जाता था, और हमें इन रिटर्न रूपी रूबल ट्रेड को शायद हमें देखना पड़ेगा कि फॉर अ लॉन्ग टर्म कंफर्ट फैक्टर, और थोड़ा जिसके कि आप अपनी जो ट्रेडिंग बास्केट है उसको डिवाइड करके रखेंगे, उसमें रूपी रूबल ट्रेड का, अब ये तो फॉरेन ट्रेड वाले सही जानते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले इसको किस तरह रिवाइव कर सकते हैं। यूएस के साथ हमारे सेट गहरे संबंध हैं, मगर हमारी एशियन सिचुएशन है, हमारी अपनी जरूरियात है। आफ्टर ऑल डिफेंस सेक्टर में भी हमारे रूस के साथ अच्छे अभी भी रिलेशनशिप्स हैं, डील्स हो रही हैं, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सर्टनली कोऑपरेशन चल रहा है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि जो गवर्नमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो ये सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में, नेशनल डिप्लोमेसी में कोई परिया नहीं होता, और अपना बेसिकली हित भी देखना है, साथ साथ दोस्तों को भी साथ रखना है।
मगर बिल्कुल, ये सारे मुद्दे स्टेप बाय स्टेप मैं राजदान साहब आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन जो बात अभी आपने कही मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। इकोनॉमिक्स इस पूरे डील की क्या कहती है, क्योंकि अगर हमें 25 से 30% सस्ता ऑयल मिलता भी है क्रूड से, पर उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर वो सब ऐड किया जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सब जोड़ के अगर देखा जाए तो शायद कॉस्ट में बहुत फ़र्क न पड़े। क्या आपको लगता है कि भारत को अप्रोच करना चाहिए इस तरह की डील के लिए आगे बढ़ने के लिए? ये आपने सही फरमाया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो और अंडरराइटर्स होते हैं, उन लोगों की क्या इसमें पहल रहेगी, मगर उनको भी बिजनेस चाहिए। एवरीबडी हैज टू सर्वाइव ऑन बिजनेस। और ये जो कि ब्लॉक्स, जो पावर ब्लॉक्स, जो कोल्ड वॉर टाइप जो एटमॉस्फेयर था, जो कि जिसमें थॉ आया था पिछले कई डेकेड्स में, हमें ये भी देखना है कि हम दोबारा ना उस फ्रोजन ब्लॉक्स में पड़ जाएं, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड रहा है। हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं दोनों कंट्रीज, सुपर पावर्स के साथ, और चलने चाहिए, मैं समझता हूं। और इसमें आई एम श्योर कि हमारी जो डिप्लोमेसी है और जो फॉरेन ट्रेड के लोग हैं, वो इसको गहराई से समझते हैं। और मैं समझता हूं इस पे आगे वर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई जो क्रूड है वो हमें अनएक्सेप्टेबल है। क्रूड क्वालिटी बिसाइड्स के जो यूरल का क्रूड है शायद थोड़ा हैवियर है, बाकी कुछ उसमें कुछ शायद एक कुछ रशियन क्रूड में मिनरल एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ज्यादा है किसी किसी क्रूड में। मगर जो हमारी रिफाइनरीज की कैपेबिलिटी अगर है उस क्रूड को प्रोसेस करने की, तो मैं समझता हूं कि हमें कोई भी ऑप्शंस अपनी क्लोज नहीं करनी चाहिए और उस तरफ अपना ध्यान देकर हमें काम करना चाहिए। मगर दो चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा इसके साथ साथ, और जिनको मैं समझता हूं हमने थोड़ा निग्लेक्ट किया है। एक तो कि जो पाइपलाइन रूट है, अंडर सी पाइपलाइन का, पीछे एक और प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि 2-3 दशकों से वो बात चल रही है। आपको गल्फ से अंडर सी पाइपलाइन रूट अपनी तरफ लाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कैरियर की बात है, अगर आपके अंडर सी रूट होए, पाइपलाइन रूट होए, एटलीस्ट फ्रॉम वन रीजन आप ला सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके जो ये स्टोरेजेस हैं, जिसको के जब ये ओपेक कंट्रीज का हुआ था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएट हुई थी, जो रादर ओईसीडी कंट्रीज का, तो इन लोगों का यही था कि ऑयल इज सो मच इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट कि उसकी जब प्राइसेस ऊपर शूट करी थी ओपेक कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज से, तो बहुत इनसिक्योरिटी हो गई थी। तो उनको करीब 90 दिन का जो उनके पास स्टोरेज है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी और अपनी मार्केट को आप स्टेडी रख सकें। मैं समझता हूं कि ये एक एरिया है जो कि जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में था, स्पेशल सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी नहीं था, आपने शायद कहा सचिव था, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था, मैं सेक्रेटरी पावर पे चला गया था। तो ये जो स्टोरेजेस हैं, इनको हमें अपने कोस्टल लोकेशंस पे काफी बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो। ये तो एक सिचुएशन है, दूसरी कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती हैं, हॉस्टिलिटीज हो सकती हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी फॉर योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉर योर ओवरऑल सिक्योरिटी। तो इसको बिल्ड करना चाहिए। और जो ट्रांस कंट्री या ट्रांस रीजनल पाइपलाइंस है, हमारी अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि अक्रॉस द हिमालयस तो मुझे दिखता नहीं, और ईरान से भी जो पाइपलाइन आनी थी, सरफेस इट पासेस थ्रू पाकिस्तान, इट हैज टू पास थ्रू पाकिस्तान अनलेस वी कैन रूट इट थ्रू द ओशन रूट। तो इन दो चीजों पे हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म पैरेलल सॉल्यूशंस करने चाहिए। ये जो हिकअप्स आते हैं, ये बिग पावर राइवलरी में तो इंटरनेशनल ट्रेड में आते रहेंगे, और मेरे ख्याल हम लोग सक्षम हैं कि इसको हम टाइड ओवर कर पाएंगे।
बिल्कुल, हम लोग सक्षम हैं, हम इसको टाइड ओवर कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जो है आखिरी पॉइंट एक राजदान साहब समझना चाहूँगा, और वो ये 2 हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा। पहली चीज़ तो ये कि क्या हमारी इतनी डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो हम आंकड़ा देखते हैं रूस से करीब 2 से 3% ही क्रूड इंपोर्ट किया जाता है। जब ईरान की समस्या हुई थी, भारत एक बड़ा पार्टनर है, तब भी भारत ने एक मध्यस्थ की एक भूमिका ली थी, जिसमें उन्होंने कोई किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं किया था। जैसा आप भी कह रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ज़रूरी है, तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस ऑफ़र को लेने के लिए सरकार को इतनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रूस पर है नहीं। दूसरी तरफ दूसरा पार्ट है मेरे सवाल का, वो ये कि ONGC विदेश की वहाँ पर साखालिन में जो जगह है, वहाँ पर जो क्रूड निकाला जा रहा है उसके लिए ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं। क्या सरकार को ये अप्रोच लेना चाहिए कि वो अपनी ही एक कंपनी जो वहाँ पर मौजूद है उसके थ्रू ऑयल को प्रोसेस कराए? कौन सा तरीका बेहतर होगा आपके हिसाब से? दूसरा सवाल है, देखिए साखालिन में भी हमारा है शेयर, और इस तरह के उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और हम वी शुडंट शट आवरसेल्व्स आउट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट अल्टीमेटली टू सी व्हाट इज अफोर्डेबल एंड व्हाट इज इकोनॉमिक। तो उस चीज को देखते हुए हमने एक वाइज कमर्शियल डिसीजन लेना होगा। किसी चीज को रूल आउट, मैं रिपीट करता हूं, नहीं करिए, क्योंकि कभी किसी भी ज्यादा कीमत पे भी लेनी पड़े चीज, वो लेनी चाहिए। और जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर रहा हुआ है, नॉट सिर्फ ट्रेडिंग के, डिफेंस पार्टनर भी, उसका भी हमें साथ नहीं ऐसे छोड़ना चाहिए। रिलेशंस किसी से पूरे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अमेरिका भी हमारी मुश्किलात समझता है, और हमें मेरे ख्याल डिप्लोमेसी के थ्रू उनको कहना चाहिए कि ये साहब, अब जैसे श्रीलंका में डीजल के रेट और डिवैल्यूएशन करेंसी का हो रहा है, 245 रुपए पे डीजल शायद लीटर पे वहां पहुंच गया उनकी करेंसी में। तो ये एक बहुत कठिन सिचुएशन है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। और अगर कंट्री पे ऑलरेडी कोई लोन का ज्यादा हार है तो और भी डिफिकल्ट हो सकता है इकोनॉमी के लिए। मैं समझता हूं हमारी बहुत ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी है। हम में एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये भी है कि हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर्स में से एक हैं और इंपोर्टर्स में भी से एक है। सरकार ये कोशिश करती रही है कि हमें इस अपनी जो पोजीशन है इसको थोड़ा लेवरेज करना चाहिए, मगर वो जो लेवरेज करना चाहिए वो शायद हम पूरा अभी कर नहीं पाए हैं। मगर ये सारी 2-3 चीजें हैं, ये साथ साथ चलनी चाहिए। किसी एक टांग पे आप नहीं रह सकते। कुर्सी भी जो है वो 4 टांगों पे ही स्टेबल रहती है, 3 टांग वाली वैसे भी कभी कभी हिलती रहती है, और 2 टांग वाली तो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहती। तो जब तक कि आप फुली अपने आप सेल्फ प्रोडक्शन के डिपेंडेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, हम करीब 15% ही डोमेस्टिक में हैं, तो उस चीज को देखते हुए आपको बहुत डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली एंड विद फोरसाइट काम करना है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही यहाँ पर राजदान साहब की डिप्लोमेटिकली हमें फोरसाइट के साथ काम करना है। यही हमारे दर्शकों का के लिए मैसेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रकाश आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस चर्चा से निकल कर आई वो ये कि भारत को रास्ते निकालने होंगे, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और रिलेशनशिप जैसा कि राजदान साहब कह रहे हैं बना के रखनी होगी। भले ही हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम है रूस के ऊपर क्रूड को लेकर, लेकिन रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है।